देवियों सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे आज फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिसने हमारे पूरे पुलिस तंत्र को, आर्मी तंत्र को डिस्टर्ब कर रखा है। देश में जो पीस और हार्मनी थी उसको डिस्टर्ब कर रखा है, वो है मणिपुर, जहाँ पे बहुत वायलेंस चल रहा है। मणिपुर में बार बार क्यों हो रही हिंसा, ये कब और कैसे रुकेगी, समझें हम आज सब कुछ। आइए जानते इस हिंसा के पीछे की पूरी कहानी क्या है। आखिर तमाम कोशिश के बावजूद यहाँ बार बार हिंसा क्यों भड़क रही है। इस हिंसा में बर्मा की क्या भूमिका है, जिसे म्यांमार कहते हैं। कब और कैसे हिंसा पर रोक लग सकती है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे हाल ही में हमारे गृह मंत्री 5 दिन तक वहां पे रह करके आए हैं। अभी सर्वदलीय बैठक का भी एक न्योता दिया है हमारी सरकार ने। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार की रात एक बार फिर से हिंसात्मक घटना सामने आई है और कल रात को भी, मंगलवार की रात को भी वहां पे फिर आगजनी फायरिंग हुई है। इस बार उपदलियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री R.K. रंजन सिंह के घर को भी जला दिया। गनीमत ये थी कि वहां पे केंद्रीय मंत्री उस टाइम उपस्थित नहीं थे, बाहर थे वो, नहीं तो उनको भी जान को खतरा हो सकता था। इससे पहले कुछ उपदलियों ने बुधवार को इम्फाल पश्चिम के लामफेल क्षेत्र में मंत्री नेमचा किपजेन के घर को भी आग लगा दी थी। आप देख लिए क्या सोच। किपजेन 2017 से कांगकोप की निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा के सदस्य हैं। हिंसा का असर देखे तो कुकी और मैतई समुदाय के बीच 42 दिन के, बल्कि अब तो 47 दिन हो गए। इस हिंसा में अब तक 107 लोगों से ज्यादा जान गंवा चुके हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ा हमारा कुछ कम है, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो हमें पता नहीं है। जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। 80,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी दफ्तर वहां पे बंद हो गए हैं। कर्मचारी वहां से ऑफिस बंद करके यहाँ पे आ गए हैं। आइए जानते इस हिंसा के पीछे की पूरी कहानी क्या है कि तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ बार बार हिंसा क्यों भड़क रही है। इस हिंसा में अगेन म्यांमार की भूमिका कितनी है, क्या है। पहले जानिए विवाद के पीछे की कहानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। यानी यहाँ का जो लोगों की संख्या है इस छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतई समुदाय की ज्यादा संख्या है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतई समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती है, छोटे छोटे ग्रुप कम्युनिटीज। इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति है। दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। बहुत माइनॉरिटी में है वो लोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई है, जो मैतई समुदाय को नहीं मिलती। बिकॉज मैतई समुदाय इम्फाल में राजधानी के नजदीक रहते हैं। पहाड़ी लोगों को ये मिली जो पहाड़ के एरिया में जो जाके स्थापित हो रखे हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकता। वहां पे बड़ी विडंबना है, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। मैतई पहाड़ी में जा नहीं सकते, जमीन ले सकते, बस नहीं सकते। कुकी और नागा समाज आकर के मैतई वाले इलाके में, इम्फाल वाले एक इलाके में आकर के जमीन भी खरीद सकते, बस भी सकते। इसलिए दोनों समुदायों में मतभेद बढ़ गए हैं। अब हिंसा भड़कने के पीछे 3 अहम बातें भी जरा जान लीजिए आप। मैतई समुदाय के ST दर्जे का विरोध। मैतई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। कोर्ट ने मैतई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश भी दे दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा
और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि वह हाई कोर्ट में लंबित रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, ये सेंटर का मामला नहीं है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि हिंसा के बाद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई केंद्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, क्या सहायता दी गई, क्या पुनर्वास के प्लान किए गए उनके लिए, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। ये दूसरा पॉइंट है जो कि लोगों के आपस में मनमुटाव का कारण बना हुआ है। ये मणिपुर में हिंसा फैलाने का दूसरा बड़ा कारण है। मणिपुर सरकार ने जंगलों और वन क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए लोगों को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। वहां पे लोगों ने जाकर के बसना शुरू कर दिया, घेर लिया, खेती करने लगे, फ्रूट लगाने लगे, जो कि वो सरकार की जमीन है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट में वन क्षेत्र में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जा हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। ये भी एक मुद्दा है आपस में मैतेई और कुकी लोगों के मतभेद होने का, जिसके कारण ये हिंसा हो रही है, वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं। वहीं आदिवासियों को कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है। वो कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, क्यों नहीं यहाँ पे हम रहें। कोई सरकार की जमीन नहीं, मतलब कानून को मानने के लिए आदिवासी तैयार नहीं है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बोलते हैं वो, बल्कि कई सालों से वो दलील देते हैं कि वहीं पे रह रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया है कि हमें तो यहाँ से खदेड़ा जा रहा है हमारी अपनी जमीन से, जिससे आक्रोश फैला, विरोध तेज हुआ तो सरकार ने इन पर धारा 140 लागू कर दी, जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठे होने पे पाबंदी लगा दी, प्रदर्शन पर रोक लगा दी। लेकिन इसके उल्ट विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने उस जमीन को न छोड़ने के लिए हट कर लिया। तीसरा कारण है कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। एक बार पहले समझौता हुआ था उनके साथ में, वो उन्होंने तोड़ दिया। सूबे में एक साथ कई चीजें होने लगी हैं। एक तरफ मैतेई आरक्षण का विरोध, दूसरी तरफ सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लेकर आदिवासी आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों ने केंद्र सरकार उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन यानी एसओएस एग्रीमेंट किया था। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था कि कोई अब इनके ऊपर कार्रवाई मत करो, हम बातचीत करेंगे टेबल पर बैठ करके। तब समय से पर इससे समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। लेकिन इसी साल 10 मार्च को यानी 2023 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद है। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। ये दोनों ग्रुप, सरकार ने बहुत इनको मौका दिया आपस में बैठ के बात करने का। फिर ऐसे दोबारा एक बार हिंसा शुरू हो गई। बीच में थोड़ा सा आर्मी ने कंट्रोल किया था, फ्लैग मार्च करके, वहां पे परजेंस बढ़ा करके। तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को जब सरकार ने जमीन खाली कराना शुरू किया तो 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात टुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल को हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। 2 जातियों का ये गृह युद्ध की तरह शुरू हो गया। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने भी आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा क्यों दिया है। यहां से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग, दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग।
देखते ही देखते पूरा प्रदेश ही हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और बाकी सारे स्टेज को आग लगा दी। सीएम का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हिंसा बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह खुद 5 दिनों तक मणिपुर में रहे। सभी समूह थे, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनसे बात करने की कोशिश की। सरकार के तंत्र का जायजा लिया उन्होंने। मिलिट्री पुलिस का कोऑर्डिनेशन वहां पे चेक किया, उनके नेताओं से। पूरे सूबे में केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। अभी कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अब तक जारी है। पूरे राज्य में इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग प्लान कर चुके हैं, जो पहले मैंने बताया। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है कि 40 उग्रवादी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को भी साफ संदेश है कि अगर कोई हिंसा भड़काने या हिंसा करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बर्मा बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहां से बड़े पैमाने पर हथियार उग्रवादियों तक पहुंचते हैं। ये बहुत लंबा बॉर्डर मणिपुर का और बर्मा का साथ साथ लगता है। जातिगत और समुदाय को लेकर भड़कने वाली हिंसा का आमतौर पर कोई सीधा अंत नहीं होता है। कब और कैसे रुकेगी हिंसा, इस पे हम अब बात करेंगे। हाँ, इसे ठंडा जरूर किया जा सकता है। हिंसा का अंत नहीं कर सकते हैं, पर सेना की प्रेजेंस बढ़ा करके हम इसे ठंडा कर सकते हैं। मणिपुर में भी इस वक्त कुकी और मैती समुदाय के बीच जो हो रहा है वो इसी का नतीजा है। ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्ती के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी निकालना चाहिए। बगैर बातचीत के ये विद्रोह और हिंसा रुकने वाली नहीं है। पहले भी पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के उग्रवादी संगठनों को रोकने के लिए सरकार ने बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ये हम देखते आ रहे पिछले 25 साल में। जिस भी स्टेट में छोटा मोटा कुछ होता है आपस में समाज के बीच में, बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं। अभी जो जरूरत है वो ये कि दोनों पक्षों के लीडर्स को एक टेबल पर बैठाया जाए और उनसे मसले के हल को लेकर बातचीत की जाए। ये तभी संभव होगा जब उग्रवादी संगठनों और सरकार के बीच जरूरी कम्युनिकेशन हो, यानी डायलॉग कभी भी बंद नहीं होना चाहिए सरकार और उन गुट्स के बीच में। दोनों पक्षों के पुराने और बड़े चेहरों को ही कम से कम आमने सामने बैठाना चाहिए। इन्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहिए कि बातचीत से ही ये विवाद शांत हो सकता है। इसके अलावा बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। उग्रवादियों को बर्मा के रास्ते जो गोला बारूद और आधुनिक राइफल्स मिल रही है, उस पर बैन लगना चाहिए। बर्मा सरकार से भी डिप्लोमेटिक लेवल पे हम बात करें कि अपने बॉर्डर्स पे वो भी अपनी सेना को, अपनी पुलिस को वहाँ पे सतर्क कर दे, ताकि इस तरह का कोई जखीरा हमारे हिंदुस्तान में इन लोगों के पास में ना आ सके। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है तुरंत। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस को साथ मिलकर काम करना होगा। ये कुछ मुद्दे थे, ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये विवाद चल रहा है, जिसके कारण हिंसा भड़की है, जिसके कारण डिस्टर्ब हो रखा पूरा मणिपुर स्टेट पिछले लगभग 50 दिन से। सबके साथ मिल करके भारत सरकार तैयार है टेबल पर बैठने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों पक्ष, मैत्री और कुकी, इकट्ठे होकर के टेबल पर बैठे, उनके नेताओं से बात की जाए, उनको भरोसा दिलाया जाएगा और जिसका हक है वो उसको मिलेगा। कोर्ट का में भी केस पेंडिंग है, तो उनको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का भी इस कोई पार्टिसिपेशन हो सकता है जो उनको भड़का रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब करें। ऐसे टॉपिक्स पे हम सोल्जर वॉइस चैनल पे आपसे बातें करते रहेंगे और आप तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।